वेलकम बच्चों। आज हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी मोशन का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पहला लेक्चर 20 अक्टूबर को हुआ था और इधर बीच कई सारे और भी लेक्चर थे BSc 2 BSc 3 के, तो ये पोर्शन हमारा छूट गया था, तो आज इसको शुरू कर रहे हैं और आगामी 2-3 दिन में इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। इसमें 1 या 2 लेक्चर इसके बाद और लगेगा। तो सिंस काफ़ी टाइम बीत गया है तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिवीजन में सबसे पहले हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कि रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी क्या था वो आप लोग शायद याद होगा कि रिजिड बॉडी इज़ डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग फिक्स्ड इंटर पार्टिकल सेपरेशन थ्रू आउट द मोशन। मतलब उसमें हम लोगों ने डिफाइन किया था कि अगर इंटर पार्टिकल सेपरेशन IJ है तो दिस इज CIJ, दिस इज वेयर CIJ इज कांस्टेंट। तो थ्रू आउट द मोशन ये कांस्टेंट रहेगा और उसके आधार पर फिर हम लोगों ने कई चीज़ें सॉल्व की थी। तो उसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर किसी रिजिड बॉडी मोशन को हम लोग को डिस्क्राइब करना है। तो हम लोगों ने निकाला था फाइनली कि उसमें वो कई तरीके से सोचा गया था और उसमें आया था कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने चाहिए या कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जनरलाइज मतलब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, तो कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ रिजिड बॉडी मोशन, इन रिजिड बॉडी मोशन। तो ये हम लोगों ने किया था और इसमें आया था कि हमको 6 कोऑर्डिनेट चाहिए, 6। और 6 में भी 2 पार्ट थे, 3 थे उसमें ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। 3 कोऑर्डिनेट्स 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल थे और 3 थे हमारे रोटेशनल। तो हमको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। और उसके बाद भी हम लोगों ने कहा था कि ये कोऑर्डिनेट जो ट्रांसलेशनल होंगे वो कैसे डिफाइन करेंगे और रोटेशनल में किन एंगल्स को लेंगे। तो हम लोगों ने कहा था कि ट्रांसलेशनल जो होंगे वो किसी स्पेस एक्सिस कोई एक एक्सटर्नल हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, उससे रिजिड बॉडी, एक मान लीजिए ये एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये यहाँ पर रिजिड बॉडी है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है और इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए ये एक्सिस है। ये हम लोग कहते थे कि ये बॉडी सेट ऑफ एक्सिस है और ये स्पेस सेट ऑफ एक्सिस। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग सेंटर ऑफ मास में उसको कंसीडर करते हैं, उसका ओरिजिन। तो एक तो होगा कि इस जो स्पेस सेट ऑफ एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट ये 3, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट होंगे, वो ट्रांसलेशनल हो जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा कंसीडर किए थे कि इसको हम लोग कहते थे, इसको बोलते थे बॉडी सेट ऑफ एक्सिस और इसको बोलते थे स्पेस सेट ऑफ एक्सिस। ठीक। तो हम लोग कहते हैं कि इसका ओरिजिन मान लीजिए O है, इसका O' है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका जो ओरिजिन है वो जनरली सेंटर ऑफ मास में मानते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। तो पहला क्या होगा कि ये O' है, ये O, तो O के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो 3 कोऑर्डिनेट होंगे, कुछ जो भी होंगे, x डैश y डैश z डैश जो भी होंगे। और फिर इसका जो रोटेशन है, अगर रिजिड बॉडी का रोटेशन हो रहा है या रिजिड बॉडी है यहाँ पर, तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में आप करते क्या कि इसका ओरिजिन यहाँ पर लेके चले जाए और जो हमारे स्पेस सेट ऑफ एक्सिस के एक्सिस हैं, डिफरेंट एक्सिस, उसके पैरेलल यहाँ पे एक्सिस बना ले। मतलब ओरिजिन को कोइंसाइड करा दे और इनके पैरेलल यहाँ पर एक्सिस बना दे। ये तो हम लोगों ने कहा था इसको x एक्सिस, x डैश, y डैश, z डैश, ये तो बॉडी डैश उसके हैं और ये हमारा x
वाई जेड, ये हमारे स्पेस सेट एक्सिस। तो ये जो रोटेशन है, ये जो एंगल हैं, इन तीन एंगल्स को हम लोग इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मानते हैं। और फिर उसको, उस एंगल्स को हम लोग कहाँ से निकाले थे, उसको आयलर्स एंगल, उनको हम लोग, मतलब कई तरीके से एंगल हो सकता, निकाल सकते रोटेशन, लेकिन हम लोगों ने आयलर्स एंगल जो डिफाइंड है उन्हीं को माना था कि ये तीन हम लोग जनरली उन्हीं को माना जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कहा था कि 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए और 6 में 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल चाहिए हमको। तो ये हम लोगों ने बना लिया था कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा गया था, एक बॉडी कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा था स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। बॉडी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था वो भी बताएं आपको हम। बॉडी ने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था कि ये एक है, रिजिड बॉडी है और उसके सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान के एक एक्सिस बना लिया गया, मान लीजिए एक्स, वाई एंड जेड। और दूसरा एक स्पेस सेट ऑफ एक्सिस है। स्पेस सेट ऑफ एक्सिस का मान लो ये एक्स है, ये वाई है, जेड। तो पहला होगा कि इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट, और फिर इस पूरे सिस्टम को पैरेलल यहाँ इसके ओरिजिन को मिला दीजिए, फिर जो रोटेशन आएगा वो आयलर्स एंगल से हम लोग निकाल लेंगे। तो हमको उसमें तीन एंगल्स चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग जब इसको मिला दिए, यहाँ पर ये जो एक बनाए थे वही फिर से बन जाएगा। इसको हम लोग जेड डैश, वाई डैश, एक्स डैश बोले थे, और फिर इसको जब इसके ऊपर ले जाएंगे तो मान लीजिए इस तरह बना आपका, और ये आपका एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, वो फिगर आप बना लीजिएगा। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने डिफाइन किया था डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या था कि ये अगर यूनिट वेक्टर हम लोग मान ले, इसके लॉन्ग इसके लॉन्ग आई है, इसके लॉन्ग आई डैश है, इसके लॉन्ग जे कैप है, जे कैप डैश, इसके लॉन्ग के है और के कैप डैश। तो फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था डायरेक्शन कोसाइन कि ये जो हमारे बॉडी सेट ऑफ एक्सिस है, उनकी और जो स्पेस सेट ऑफ एक्सिस है उनके रिलेटिव कौन सा एंगल कितना बन रहा है। डिफरेंट एंगल हम लोगों ने नापा था। और जैसे डिफाइन कैसे किए थे, cos थीटा, मान लीजिए cos थीटा 1 करें तो cos थीटा 1 क्या था, cos थीटा 1 था। इसमें क्या था, 1 क्या था, दूसरा 1 क्या था, तो पहला 1 था, मान लीजिए cos थीटा आई जे की बात करें। ठीक है, तो इसमें जो थीटा आई, जो आई सफिक्स था वो क्या था, वो बॉडी सेट ऑफ एक्सिस का था। बॉडी सेट ऑफ एक्सिस को डिनोट करता था आई, और जे जो डिनोट करता था वो क्या डिनोट करता था, वो स्पेस सेट ऑफ एक्सिस, स्पेस सेट ऑफ एक्सिस। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि cos थीटा 1 तो 1 मतलब ये 1 एक्सिस, 1 क्या मतलब हुआ कि आई जे के, जो हम लोग कह रहे थे आई जे के, 1 मीन्स ये, 2 मीन्स ये, 3 मीन्स ये। तो cos थीटा 1 मतलब ये 1, ये जो 1 है पहला वाला, ये क्या है, बॉडी सेट एक्सिस का मतलब ये वाला, सॉरी ये 1 पहला वाला है और दूसरा 1 है ये, तो दैट इज इसके बीच का एंगल है। ये जो cos थीटा 1 है वो इसके बीच का एंगल है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आती कितनी थी, इसकी वैल्यू आती थी cos ऑफ किसके बीच के एंगल, आई डैश और आई के बीच का। और ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम लोग देखें तो आई डैश डॉट आई अगर करें तो दो, इसको अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो आई कैफ का यूनिट वेक्टर, इसका आई cos थीटा, तो ये आ जाएगा। दैट इज ये जो वैल्यू है ये हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में लिख सकते हैं, आई डैश आई, इसको डॉट प्रोडक्ट को। तो ये हम लोगों ने सीखा था। अब जैसे कोई आपसे पूछ ले कि cos थीटा 3/2 लिखिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 3/2 का मतलब हुआ कि पहला ये k है। ठीक है, दैट इज cos किसके बीच का है, ये k डैश
डॉट और ये 2 मतलब हम लोग अनप्राइम स्पेस का लेंगे, 2 मतलब जे, ये के डैश और जे के बीच का एंगल, दैट इज के डैश हमारा ये है और जे ये, इसके बीच का एंगल है। ठीक है, अगर इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो दिस इज इक्वल टू के डैश डॉट जे। तो ये cos थीटा थ्रू 2 था। तो इस तरह हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन किए थे। तो कितने डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे, तो cos थीटा 1 1, cos थीटा 1 2, cos थीटा 1 3, cos थीटा 2 1, cos थीटा 2 2, cos थीटा 2 3, cos थीटा 3 1 3 2 एंड 3t। कितने बनेंगे? 9 डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे। तो अगर 9 डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएं तो आप सारे उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, सारे वेक्टर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने किया था कि ये एक वेक्टर ले लिया गया था, यूनिट वेक्टर या किसी वेक्टर को, कि अगर हम लोग आई कैप कह दें, यूनिट वेक्टर है आई डैश कैप हम लोग का बॉडी सेट एक्सिस में, इसको हम लोगों ने एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ आई जे के, और वो कितना आया था? cos थीटा 1 1 आई प्लस cos थीटा 1 2 जे प्लस cos थीटा 1 3 के, इस तरह करके आ गया था। जे डैश इक्वल टू cos थीटा 2 1 आई प्लस cos थीटा 2 2 जे प्लस cos थीटा 2 3 के, और के कैप कितना आया था? के डैश cos थीटा 3 1 आई प्लस cos थीटा 3 2 जे प्लस cos थीटा 3 3 के। और उसके बाद बताया गया था कि आप इन्वर्स भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको आई जे के लिखना है इन टर्म्स ऑफ आई डैश जे डैश के डैश, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? इसके बाद सीखा था कि हम लोग किसी वेक्टर को भी अगर चाहें तो 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है, बॉडी सेट ऑफ एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, और हम लोग चाहते हैं कि स्पेस सेट ऑफ एक्सिस के टर्म में लिखा जाए, वो भी हम लोगों ने लिखा था। एक जनरल वेक्टर लिया था और वो क्या था? जी एक्स डैश करके था, उसमें दिस जी एक्स आया था, दिस जी वाई जी एक्स जी 2 आया था, फिर इसी तरह करके हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि इतने सारे आ तो गए कस, 9 कंपोनेंट तो आ गए 9 डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन एक चीज़ हम लोग जानते थे कि आई डैश डॉट आई डैश ये कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 1, दैट इज अगर इसका स्क्वायर हम लोग आई डैश आई करें, दैट इज इस क्वांटिटी को इसी से मल्टीप्लाई करें, तो एक रिलेशन आएगा cos स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 3 इक्वल टू 1। इसी तरह आप अगर करेंगे तो जे डैश जे इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ से भी एक रिलेशन आएगा cos स्क्वायर थीटा 2 1 दिस 1। इसी तरह के डैश के करें हम लोग, ये भी 1 आएगा, और यहाँ से भी एक रिलेशन आ जाएगा। तो 3 रिलेशन तो ये आ गए। इसी तरह और हमको पता है कि आई जे के आर ऑर्थोगोनल, तो आई डॉट जे अगर हम लोग कर दें जे डैश, दैट इज इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें, दैट इज यहाँ अगर देखें एलिमेंट के फॉर्म में तो क्या आएगा? cos थीटा 1 1 cos थीटा 2 1 प्लस इसका हो जाएगा cos थीटा 1 2 cos थीटा 2 2 प्लस cos थीटा 1 3 cos थीटा 2 3। अब इसका ये क्या आएगा? आई डॉट जे कितना होता है? दिस इज 0, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो एक रिलेशन ये आ गया, 3 यहाँ पर आ गए, तीनों इक्वल टू 1। आई डॉट जे डैश अगर करें तो 0 आएगा, जे डैश डॉट के डैश करें वो भी 0 आएगा, और के डैश डॉट आई डैश करें तो वो भी 0 आएगा। तो 1 2 3 ये मिले, 1 2 3 ये मिलेंगे, 6 रिलेशन जो डायरेक्शन कोसाइन 9 थे उनमें से 6 तो रिलेशन आ गए, 6 आपस में उनके बीच रिलेशन है। तो जो जितने रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं उतना हम लोग माइनस कर देते हैं,
तो जो 9 डायरेक्शन कोसाइन थे 6 माइनस कर देंगे तो 3 की ज़रूरत बचेगी। हमको 3 रोटेशनल एंगल की ज़रूरत बचेगी। और वो 3 एंगल हम लोग कौन से लेंगे? ऑयलर्स एंगल लिया करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। बस थोड़ा 5 मिनट इसको रिवाइज कर लेंगे, तब हम लोग नया शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, और वो क्या था कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में अगर हम लोग जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ऑर्थोगोनल होगा। उसके लिए हम लोगों ने कहा था एक कंडीशन आई थी, और वो कंडीशन ये आई थी कि अगर ए आई के समेशन ओवर आई दिस इज इक्वल टू डेल्टा जे के, वेयर जे इज 1 2 3 एंड के इज 1 2 3, और ये आई जे के क्या थे? आई जे के इज कॉस, जो डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों ने डिफाइन किया था, कॉस थीटा आई जे, और आई के क्या था? ए आई के इज कॉस थीटा आई के। अब अगर कोई पूछे कि आई के का मतलब क्या हुआ, तो जो आई पहला ये है, ये हम लोग का बॉडी सेट ऑफ एक्सिस का है, मतलब यूनिट वेक्टर। तो ये हम लोग कौन सा? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा है? हमारा जो दूसरा सिस्टम है उसका है के। अब के जितना होगा 1 2 3 जो भी होगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम लोग मान लें कि आई इक्वल टू 1 है और के जे इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कास ए 1 3 दैट इज कास थीटा 1 3। तो 1 3 का मतलब हुआ कि बॉडी सेट ऑफ एक्सिस का एक्स एक्सिस 1 और दूसरे का 3 स्पेस सेट ऑफ एक्सिस का थर्ड, तब जेड एक्सिस, उसके बीच जो एंगल है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम लोग का जो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक सेट ऑफ एक्सिस से दूसरे सेट ऑफ एक्सिस का, वो ऑर्थोगोनल है। और हमारा जो अभी कर रहे थे डायरेक्शन कोसाइन का केस, उसमें ये सेटिस्फाई करता है। तो उसमें ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करती है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑर्थोगोनल का, उस दिन तो नहीं किए थे, आज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऑर्थोगोनल सेट का एग्जाम्पल करके देखा जाए कि एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग ले रहे हैं कि एक मान लीजिए 2 डायमेंशनल प्लेन में रोटेशनल मोशन हो रहा है। 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर मान लीजिए रोटेशनल हो रहा है तो हम देखें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसी बनेगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग मैट्रिक्स कह दिए, हमने कहा है, तो जो डायरेक्शन कोसाइंस थे उनका जो मैट्रिक्स बनेगा, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कर क्या रहा है? एक्चुअली ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन का जो मैट्रिक्स है ये कर क्या रहा है? अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या काम किया है, इसने क्या किया कि अगर r डैश वेक्टर था तो इसको हम लोग a से डिफाइन करते हैं। तो a और ये r पे अगर अप्लाई कर दें तो ये r डैश के कंपोनेंट आ जाते हैं। दैट इज, अगर r डैश के कंपोनेंट हम लोग कह दें x डैश y डैश z डैश है, तो दिस इज इक्वल टू, ये हम लोग लिख देंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और एक्स वाई जेड। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो ये जो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, और वो ऑर्थोगोनल होगा। उसकी कंडीशन हम लोगों ने बताया कि समेशन ए आई के इक्वल टू डेल्टा जे के होना चाहिए। तो हम लोग एक इसको करके देखते हैं, एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन का, देखें है कि नहीं है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है तो फ़ायदा क्या होगा देखा जाए। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग मान लें कि एक्स वाई प्लेन में मान ले रहे हैं,
आप किसी उसमें भी कर सकते हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस। अब इसके बाद मान लीजिए हम लोग एक्स वाई प्लेन में वो रिजिड बॉडी का रोटेशनल मान रहे हैं, तो ये मान लिए एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है, ये रोटेशन मान लीजिए फाई का है। ठीक है, तो इस केस में कितने डायरेक्शन कोसाइन होंगे, या इस केस में जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा उसमें कितने कंपोनेंट होंगे, क्योंकि 2 डायमेंशनल है, तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा उसके कंपोनेंट क्या होंगे, A11, A12, A21, A22, बस 4 कंपोनेंट होंगे उसमें। ठीक है, अब 4 कंपोनेंट होंगे, ठीक है, और उसमें अगर ऑर्थोगोनल होगा तो कंडीशन क्या आएगी, समेशन i फ्रॉम 1 to 2, केवल 2 है आपके पास, ए आई जे ए जे के, दिस इज इक्वल टू डेल्टा जे के, यहाँ पर आई के, ये कंडीशन आपकी ऑर्थोगोनल की है। तो अगर हम लोग देखें इस कंडीशन से कितने इक्वेशन बनते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, 4 हैं, देखिए 1 2 3 4, और ये दोनों की ओरिजिन मैच कर रही है, मान लीजिए दोनों की ओरिजिन शुरू से ही मैच कर रही है, तो हमको कितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे इसके अंदर 3 इक्वेशन हैं, देखा जाए एक्सपेंड करके देखा जाए कि इस पे कितने रिलेशन हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कि देख लिया कितने इक्वेशन बनते हैं, तो से पहले दोनों, अब ये डेल्टा जे के क्या होता है, डेल्टा जे के इज़ 1 इफ़ जे इक्वल टू के, राइट। तो हम लोग ले लेते हैं जे इक्वल टू के लेके करते हैं, देखा जाए क्या कर सकते हैं। तो लेट जे इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 1, तो जे इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1, और आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2। तो अगर इसको एक्सपैंड करेंगे हम लोग तो पहला टर्म क्या आएगा, देखिए अगर इसको ले लें तो ए आई दैट इज A1, और जे कितना है वो भी 1, A11, यहाँ से देखें A11 प्लस समेशन है। अब I इक्वल टू 2 ले ले तो A21, क्योंकि J1 है, और ये A21, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि I इक्वल टू J ले लिए, तो J इक्वल टू K ले लिए। J इक्वल टू के दैट इज 1 हो सकता है, या J इक्वल टू के कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। 2 ले लिया जाए तब क्या आएगा, I फिर 1 है, A12 प्लस यहाँ क्या आएगा, A21 A22 दिस इज 1। हमने किया क्या, पहले यह देखो, यहाँ इस लाइन में I इक्वल टू 1 ले लिए, यहाँ पर क्या किए, J इक्वल टू I इक्वल टू 2 ले लिए, तो J इक्वल टू 1, I इक्वल टू 1, A11, K इक्वल टू 1, I इक्वल टू A11, फिर J इक्वल टू 1 और I इक्वल टू 2, तो A21, K इक्वल टू 1, I इक्वल टू 2, A21। तो इस तरह ये लाइन भी आ जाएगी। तीसरा बचता है एक और, J इक्वल टू नॉट K, तो उसमें क्या होगा कि जैसे J इक्वल टू 1 हो और K इक्वल टू 2 हो, तो क्या बनेगा देखा जाए, J इक्वल टू 1 हो, K इक्वल टू 2 हो, तो A1 और J11, फिर A12 प्लस दूसरा क्या आएगा, A21 और A22, J इक्वल टू ये दोनों, और ये कितना आएगा 0, क्योंकि J इक्वल टू K नहीं है। अब दूसरा सोचिए, जब J इक्वल टू 2 ले ले और K इक्वल टू 1 ले ले, तब क्या आएगा, 4 ही कम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 1 ले ले या 2 2 ले लेंगे, 1 2 या 2 1। तो अब क्या बनेगा देखा जाए, तो I इक्वल टू 1 A1 और फिर J इक्वल टू 2 A12, फिर A क्या आएगा, I इक्वल टू 1 A11 प्लस यहाँ पर A22 और
A21 दिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे कि ये cos थीटा है, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, सारे cos हैं, तो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल एक ही चीज़ है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाएंगे जो इनको रिलेट करेंगे। और कितने अननोन थे? 4, थीटा 11, थीटा 12, थीटा 21, थीटा 22, 4 अननोन थे हमारे पास, 4। ये उनमें से 3 तो रिलेशन उनके बीच आ गए, तो बचे कितना? केवल एक आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, और वो क्या? फाई। एक रोटेशन फाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा अगर 2 क्रॉस 2 का हम लोग 2 डायमेंशनल में कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल में कर रहे थे, कितने मिल रहे थे? 3 रोटेशन बच रहे थे, 6 रिलेशन आ जा रहे थे। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल करें, ये तो मान लो अपना एनालिटिकल है, मैथमेटिक्स के हिसाब से करें तो देखा जाए क्या क्या रिलेशन आते हैं, देखा जाए तो देखिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो पहला आप लिखिए A12 कितना होगा? A12 क्या है? cos ऑफ थीटा 12 मतलब ये आपका 1 मतलब डैश इसका, और 2 इसके बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा? दिस इज cos ऑफ देखिए इसको हम लोग कहते हैं 1 एक्स एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस 1 है, इसका 1 है, ये 2 है, ये 2 है। लेकिन जो पहला है ये वाला हमारा कौन सा है? ये प्राइम वाला होता है। दूसरा कौन सा है? अनप्राइम वाला। तो और ये अनप्राइम, तो ये अनप्राइम ये वाला है, और इसके बीच का एंगल देखना है। ये कितना होगा? सिंस ये और ये 90 डिग्री पर है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना होगा? साइन थीटा। तो A12 कितना हो गया? A12 कितना हो गया? साइन थीटा। cos A11 रह गया, A11 कितना होगा? 11 कितना होगा? 11 कौन सा है? इसके बीच का एंगल है, तो cos थीटा 11, और ये कितना था? cos थीटा। फिर A21 कितना होगा? cos थीटा 21, 2 और 1 के बीच एंगल, 2 कौन सा? डैश वाला ये, और 1 कौन सा? ये एंगल कितना होगा? ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 90 है प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा, एंड दिस इज माइनस साइन थीटा। और का A22 कितना होगा? इसको आप निकाल सकते हैं। A22 इसके बीच का एंगल है, और cos थीटा होगा। तो ये मैट्रिक्स आपका बन गया। मैट्रिक्स A जो था वो क्या बना? मैट्रिक्स A आपका बना cos थीटा, और फिर A12 साइन थीटा 21 माइनस साइन थीटा, और cos थीटा। अब देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही कि नहीं, या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही कि नहीं चारों। तो देखा जाए क्या आता है। पहला क्या? A11 इंटू A11 दैट इज cos स्क्वायर। अच्छा, ये हम लोगों ने फाई लिया हुआ है, तो इसको हम लोग फाई कर देते हैं, ठीक है। थीटा लेंगे तो थीटा होगा, फाई लेंगे तो फाई होगा, तो ये हम लोग का फाई कर दिए इसको, ठीक है। तो ये कितना आया हमारा? पहला टर्म क्या आया? A11 A इंटू A11 दैट इज cos स्क्वायर फाई प्लस A21 इंटू 21, तो A21 माइनस साइन थीटा है, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 होता भी है यही। तो एक ये रिलेशन पता है आपको। दूसरा क्या है? A12 इंटू A12 दैट इज साइन स्क्वायर फाई, तो और A22 cos स्क्वायर फाई, ये भी वही 1 होगा, ये भी 1 हो गया। तो ये रिलेशन भी सही है। तीसरा क्या आएगा? A11 A12 दैट इज cos फाई साइन फाई, और दूसरा क्या आएगा? A21 माइनस साइन फाई cos फाई, ये तो 0 है ही है, देखिए ना, दिस दोनों इक्वल टर्म। और इसमें भी वही आएगा A12 दैट इज ये क्या आएगा आपका? cos फाई साइन फाई, वही आएगा, बस ऊपर आगे पीछे हो जाएगा। साइन फाई cos फाई
माइनस cos फाई साइन फाई, तो ये इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है। तो 3 रिलेशन हमको पता होगा, दैट इज एक हमको चाहिए केवल रोटेशन, वो भी फाई अगर केवल पता हो तो सारा कुछ हम लोग उसका मोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो रोटेशन था ये आपका कैसा था, ऑर्थोगोनल था, क्योंकि ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था आयलर्स एंगल के बारे में। आयलर्स एंगल के बारे में पढ़ा था, अभी इसको हम लोग आगे फिर करेंगे थोड़ा सा। तो बस एक चीज़ बता दें, आयलर्स एंगल में क्या था, 3 रोटेशन थे। कौन कौन से थे? पहला क्या था, फाई था, दूसरा थीटा था, तीसरा साई था। ये किस एक्सिस के लॉन्ग था? जेड एक्सिस के लॉन्ग था। और जब जेड एक्सिस के लॉन्ग इसको रोटेट हमने कर दिया था, जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर दिया था, तो जो एक्सिस बनी थी उसको हम लोग ने x1 y1 z1 एक्सिस कहा था। तो x1 y1 z1 एक्सिस जब आया था तो ये रोटेशन था, ये x1 एक्सिस के लॉन्ग था काउंटर क्लॉकवाइज। फिर जब रोटेट कर दिए थे तो हम लोग कहे कि यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस थी, यहाँ पर क्या हो गई, x1 y1 z1 हो गई। और फिर जब एक बार रोटेट कर दिए तो x2 y2 z2 हो गई। तो यहाँ पर जब इसको यहाँ से ये आया और फिर हम लोग x1 के लॉन्ग रोटेट किए। अब यहाँ से ये आ गया, फिर रोटेट किसके लॉन्ग किए, z2 के लॉन्ग। जब z2 के लॉन्ग कितना, फाई से रोटेट किए, तो हम लोग कहते हैं जब इतना काम कर लेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, x डैश y डैश z डैश, जेड इज बॉडी सेट ऑफ एक्सिस में पहुँच जाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। और फिर इनके जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आई थी, तीनों की अलग अलग आई थी। एक को हम लोगों ने D कहा था, एक को इसका जो आया था ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स उसको हम लोग D कहा था, इसका जो आया था उसको C कहा था, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया था उसको हम लोगों ने B कहा था। और फिर क्या हुआ था कि जो ट्रांसफॉर्म हम लोग कहाँ से कहाँ गए, एक्स वाई जेड से यहाँ पहुँच गए ट्रांसफॉर्म होके आयलर्स एंगल के थ्रू। तो जब वहाँ पहुँच गए तो हम लोगों ने कहा कि ये जो आया है पूरा, ये तीनों का जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम लोगों ने पहले भी लिखा कि A लिखा गया था, और A विल बी B C एंड D। पहले हमने D किया, फिर क्या किया C, और फिर B, ये इसके बराबर आएगा। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, B इंटू C इंटू D, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिए थे, और वो फिर एक मैट्रिक्स आया था, वो भी हम लोग बाद में नोट कर लेंगे। तीनों एंगल को हम लोग क्या कहते थे, ये क्या था, एंगल ऑफ प्रेसिशन था, ये एंगल ऑफ न्यूटेशन था, और ये क्या था, एंगल ऑफ बॉडी, ये बॉडी एंगल। तो कौन कौन सा, प्रेसिशन एंगल, न्यूटेशन एंगल एंड बॉडी एंगल, ये हम लोगों ने इतना उस दिन करके छोड़ा था। ठीक है, अब ये सब मैट्रिक्स इनके क्या क्या थे वो भी हम लोग एक बार बाद में लिखेंगे। तो अब हम लोग आज नया शुरू करेंगे, और नया में हम लोग शुरू करेंगे, इतनी चीज़ें हम लोग को आ रही हैं ये मानते हुए हम लोग आगे शुरू करेंगे इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन। इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन, हाँ, तो इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। सबसे पहले तो ये हम लोग डिस्कस करें कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो हम लोगों ने अभी जैसे किया तो फाइनाइट रोटेशन किया, कि फाइनाइट रोटेशन हम लोगों ने जैसे मान लीजिए आयलर्स एंगल का ही केस ले लेते हैं, तो हम लोगों ने 3 रोटेशन किए। पहला किया फाई, फिर किया थीटा एंड फिर साई, 3 रोटेशन किए जो कि फाइनाइट थे। इनफाइनाइटेसिमल मतलब बहुत स्मॉल, उसको हम लोग अभी आगे डिफाइन करेंगे। तो ये फाइनाइट रोटेशन थे। तो ये दिमाग में आया कि जो रोटेशन हम लोग कर रहे हैं,
क्या इसको किसी वेक्टर से एसोसिएट कर सकते हैं? और फिर उस वेक्टर अगर एसोसिएट कर ले गए तो फिर उस वेक्टर का रोटेशन देख लिया करेंगे, बाकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। फिर हम एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसके अलांग जो रोटेशन कर रहे हैं कि पहले जेड के अलांग कर रहे हैं, फिर एक्स के अलांग कर रहे हैं, फिर जेड के अलांग कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। जब एक वेक्टर हो गया तो बस वेक्टर का रोटेशन पढ़ना रहेगा, अलग अलग डायरेक्शन में हमको नहीं देखना पड़ेगा। तो कोशिश की गई कि चलो अच्छा देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है कि दो रोटेशन किए तो अगर वो वेक्टर में होता तो दोनों रोटेशन हमारे जुड़ जाते। अब उसमें चाहे पहले जो रोटेशन करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग अगर वेक्टर हो जाए तो इसमें कोशिश ये की गई कि जो तीन एक्सिस जिसके अलांग रोटेशन किया गया उनको हम लोग एक्सिस मान लें, और जो रोटेशन किए गए उनके मैग्नीट्यूड हो जाए, मतलब वो डायरेक्शन हो जाए, और जो रोटेशन एंगल आए वो मैग्नीट्यूड हो जाए, एक वेक्टर फॉर्म में लिख दिया जाए। लेकिन एक उसमें था कि वेक्टर की जो विशेष प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वेक्टर को जोड़ना है, अगर हम लोग दो वेक्टर को जोड़ें तो a प्लस बी करें या फिर b प्लस a करें तो कम्यूट करता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अभी जैसे फाइनाइट रोटेशन करके देखा तो उसमें आया क्या, फाइनाइट रोटेशन जब हम लोगों ने किया तो हम लोग अभी देख रहे थे कि जब दो रोटेशन, एक रोटेशन हम लोगों ने कहा कि a इक्वल टू बी सी डी ये आया था। तीनों रोटेशन करने के बाद हम लोग इस पर a पर पहुँचे थे, और ये हमारा b जो आया था ये फाई रोटेशन के बाद था, c क्या था थीटा रोटेशन पर था, और b क्या था साई रोटेशन पे था। तो अगर हम लोग यहाँ पहुँचे तो ये तीन रोटेशन हुए। तो ऐसा अगर वेक्टर होता, मान लीजिए हम दो पहुँचते, मान लीजिए दो रोटेशन कर रहे हैं बी और सी और डी दो रोटेशन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर आपका बना ए ही मान लेते हैं, कोई वेक्टर ए बना, दो रोटेशन किया गया। अब दो रोटेशन किया गया, अगर वो वेक्टर होता तो होता क्या कि दोनों जुड़ जाते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ दो रोटेशन का कि जो दोनों की करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स हुई उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया है। पहले के करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मान लीजिए डी था, दूसरे करस्पॉन्डिंग सी था, तो जब दोनों रोटेशन हो गया तो जो आएगा वेक्टर वो इससे ट्रांसफॉर्म होगा सी डी से। मतलब अगर कोई वेक्टर मान लो बना आपका x1 x2 x1 y1 z1, तो वो क्या बनेगा, दैट विल बी जो सी डी मैट्रिक्स बनेगा, सी डी मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करे आएगा और एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। पहले डी ऑपरेट किया गया फिर सी ऑपरेट किया गया, ठीक है। तो अब ये दो रोटेशन हुए। अगर वेक्टर हम असाइन करते कि मान लीजिए कि हम इस सी के लिए एक वेक्टर असाइन करते और डी के लिए दूसरा, मान लीजिए सी मैट्रिक्स के लिए हम लोग वेक्टर सी असाइन करते और डी वेक्टर के डी जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसके लिए डी मैट्रिक्स असाइन करते। तो जो दो ट्रांसफॉर्मेशन हुए तो अगर हम लोग वेक्टर के हिसाब से सोचें तो दो जुड़ जाएंगे, दैट इज पहले सी होगा सी वेक्टर फिर डी वेक्टर होगा, ये हो गया, डी हुआ फिर सी हुआ, ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोग लेके चल रहे हैं, एक तो लेके चल रहा है मैट्रिक्स के हिसाब से और दूसरा ले चल रहा है वेक्टर के हिसाब से, कि हम लोग एक सी को एक मैट्रिक्स को जो ट्रांसफॉर्म्स को सी वेक्टर से असाइन कर दिए, डी को एक डी वेक्टर से असाइन कर दिए, ठीक। तो आया क्या कि अगर हम लोग दो रोटेशन कर रहे हैं, एक डी वाला कर रहे हैं फिर सी वाला कर रहे हैं, फिर x1 y1 z1 पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर के हिसाब से सोचे तो c प्लस डी हुआ, क्योंकि दो रोटेशन हुए, एक हुआ फिर दूसरा हुआ, वेक्टर तो मेथड से जुड़ गया, c प्लस डी हो गया वेक्टर मेथड से। और ये हमारा d प्लस सी भी होगा वेक्टर के हिसाब से, तो ये d प्लस सी होगा। चाहे पहले c करिए तब d जोड़िए या पहले d करके तब c जोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो वेक्टर जोड़ना है। ये हमारा मान लीजिए c है और दूसरा हमारा मान लो d ये है, तो पहले चाहे d कर लीजिए और तब c करिए, वैल्यू वही आएगी, वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, c ये d।
तो चाहे डी प्लस सी करिए चाहे सी प्लस डी करिए, मैग्नीट्यूड उतना आएगा, डायरेक्शन वही आएगा। ठीक है, वेक्टर अगर है तो। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सोचें कि चलिए ठीक है सी डी किए तो ये आया, लेकिन हम लोग कह देंगे पहले सी कर लेते हैं तब डी करते हैं, पहले डी सी कर लेते हैं, पहले सी वाला रोटेशन कर लेते हैं और फिर डी वाला करते हैं। तो आप देखेंगे कि अब ये मैट्रिक्स में तो ऐसा होता नहीं कि अगर हम लोग ये कह दें कि यहाँ पर कुछ आएगा, दिस इज, अब ये डी कर लिए तब सी कर लिए ऑन एक्स वाई जेड, मतलब ये मैट्रिक्स पहले सी ऑपरेट किए फिर सी, मतलब हम लोग ये कह रहे हैं ये वाला मान लीजिए सी हम लोग का डी था, ये सी था। ठीक है, तो पहले हम लोग कह रहे हैं, इस वाले में कहा गया कि पहले आप फाई रोटेशन करिए तब थीटा रोटेशन करिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब कहा जा रहा है कि पहले थीटा करिए तब फाई करिए, तो क्या यहाँ पहुँच जाएंगे? क्या यहाँ पहुँच जाएंगे? वही वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। आप करके देखिएगा, ये कुछ और आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि सी जो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है मैट्रिक्स, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब सी इंटू डी इज नॉट इक्वल टू डी इंटू सी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो ये इक्वल नहीं है। तो अब इसमें क्या हुआ कि दो रोटेशन तो यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन पहले डी कर रहे हैं तब सी कर रहे हैं, यहाँ पर पहले सी कर रहे हैं तब डी कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग इससे एक वेक्टर असाइन नहीं कर सकते। आप एक प्रॉब्लम चाहे तो कर लीजिएगा, एक बॉडी लीजिएगा, पहले उसको जेड एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री घुमाइएगा, आप अपने हिसाब से एक्सिस बना लीजिएगा, जो भी बनाना हो, इधर एक्स इधर वाई इधर जेड जैसे बनाना हो, या इधर जेड इधर एक्स सॉरी इधर वाई इधर जेड इधर एक्स। तो पहले उसको 90 डिग्री जेड एक्सिस के लॉन्ग घुमाइए, जेड एक्सिस मान लो ये हम लोगों ने माना हुआ है, तो 90 डिग्री इसके अबाउट घुमा दीजिए, और फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री घुमा दीजिए। ठीक है, अब दूसरा सोचिए, पहले वाई एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री घुमा दीजिए, और फिर हमारा जेड एक्सिस, देखो जेड एक्सिस कहाँ था, ऐसे था, ऐसे घुमाए, अब पहले वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस की इधर हम लोगों ने इधर माना, इसके अबाउट ऐसे घुमा दिए 90 डिग्री, और फिर आप उसको जेड एक्सिस के लॉन्ग ऐसे घुमा दिए। तो देखो दोनों बार में अलग अलग फिगर आ गई। उस बार हमारी क्या आई थी, अभी तो ऐसे आ गई, उस बार क्या आई थी, पहले हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोग जेड एक्सिस के लॉन्ग ऐसे आई थी, तो दोनों अलग अलग फिगर आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो फाइनाइट रोटेशन है उससे हम लोग वेक्टर को एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक है कि दो वेक्टर को अगर जोड़ा जाए तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, उसका एडिशन कम्यूटेटिव होगा, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो फाइनाइट वेक्टर को हम लोग उसमें वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, फाइनाइट रोटेशन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही बार में एक रोटेशन देखें वेक्टर का और हमारी वैल्यू आ जाए, वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो फिर आया कि चलिए अच्छा इनफाइनाइट रोटेशन करके देखा जाए। तो इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन क्या होता है, इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन होता है कि वेरी वेरी स्मॉल। तो इसमें भी हम लोग कहेंगे कि ये इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन इज एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन इज orthogonal transformation of coordinate axis in which components of a vector are almost same in both set of axes, in order to ensure the change is infinitesimal,
मतलब वो दोनों वेक्टर जो हैं कंपोनेंट जो है, जैसे मान लो हम लोग कहते हैं कि एक में हमारे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कंपोनेंट और दूसरे में है एक्स वाई एंड जेड। इसको हम लोग 1 1 2 2 में कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ ऐसे किया था कि मान लो ये x1 है, ये x2 और x3 डैश, और दूसरे में क्या है x1 y1 z1। तो ये जो दोनों एक्सिस के कंपोनेंट है, इनके बीच जो चेंज है वो इनफाइनाइटेसिमल है। उसको भी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन में वो करेंगे, कैसे करते हैं उसको, लेकिन वो इतना वेरी स्मॉल चेंज है सच दैट कि अगर उस चेंज का सेकेंड ऑर्डर मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 टर्म चेंज के मल्टीप्लाई करें तो वो नेग्लिजिबल है। जैसे कि हम लोग मान लें कि एक वेक्टर है, ये इसको लिख रहा है, मान लीजिए x1 डैश को हम लोग लिख रहे हैं, तो x1 डैश इक्वल टू है x1 प्लस सम इनफाइनाइटेसिमल जो हम लोग कहाँ वो ले रहे हैं एप्सिलॉन 1 1 x1 प्लस एप्सिलॉन 1 2 x2 प्लस एप्सिलॉन 1 3 x3। तो ये जो है हमारे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 2 एप्सिलॉन 1 3 ये बहुत स्मॉल है। दीज आर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल सच दैट सेकेंड ऑर्डर प्रोडक्ट, अगर इनको हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करें कि 1 1 और 1 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो वो नेग्लिजिबल है, इतना स्मॉल है। जैसे 0.01 है, फिर 0.01 से मल्टीप्लाई किए तो 0.0001 हो गया, तो फिर वो और नेग्लिजिबल हो गया। उसी तरह है कि ये एप्सिलॉन 1 में हमारा बस इतना हम लोग डिफाइन किए थे कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें x डैश और x इनके बीच इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस हो, बस ऐसे चेंजेस को हम लोग लेके इनको हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं कि बहुत छोटा सा चेंज है और फिर देखें कि क्या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखें इसको और थोड़ा उसमें चलें। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पर अगर मल्टीप्लिकेशन मिल गया कि एप्सिलॉन 1 1 एप्सिलॉन 1 2 या एप्सिलॉन 1 2 एप्सिलॉन 1 3 ये मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो ये नेग्लिजिबल हो जाएंगे, सेकेंड ऑर्डर जो होगा वो वैनिश कर जाएगा। ये हम लोग मान के चलेंगे, अप्रॉक्सीमेशन है आपका, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में अगर लिख दें तो मान लीजिए लिख दें कि एक्स आई लिख दें इसको, तो एक्स आई डैश दिस इज इक्वल टू कितना एक्स आई प्लस और क्या लिख सकते हैं समेसन ओवर जे एप्सिलॉन आई जे और यहाँ पर एक्स जे, और जे कहाँ से कहाँ तक जे फ्राम 1 to 3। तो देखिए सब इसमें आ गया ना, ये वाला पूरा आ गया ना। मान लो i इक्वल टू 1 तो x1 डैश इक्वल टू x1 प्लस, अब j कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 और i1 तो एप्सिलॉन 1 1 ये 1 है, ये 1 हो गया, एप्सिलॉन 1 2 फिर 2 हो गया, एप्सिलॉन 1 3 ये 3 हो गया। तो इसके अंदर पूरा आ गया है, हम लोग उसको शार्ट में लिख लिए। अब देखिए एक्स वाई जेड इसीलिए नहीं लिखते हैं कि एक्स वाई जेड में फिर ये समेसन फॉर्म हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो याद करने में हमको दिक्कत होगी। समेसन फॉर्म इसलिए उसको हम लोगों ने x1 x2 x3 कर दिया एक्स वाई जेड एक्सिस को, ठीक है, क्योंकि समेसन फॉर्म में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। और इसको और अगर आगे जाएँ तो दिस इज इक्वल टू समेसन ओवर जे फ्राम 1 to 3 और इसको हम लोग लिख दें डेल्टा आई जे एक्स आई डेल्टा आई जे, मतलब हम लोग ऐसे लिख दें एक्स जे डेल्टा आई जे, इसको लिख दें डेल्टा आई जे एक्स जे प्लस एप्सिलॉन आई जे एक्स जे। देखिए कोई फ़र्क आएगा, क्योंकि ये कब होगा, देखिए जैसे i इक्वल टू जे जब होगा तब ये 1 होगा। अब हमारे पास क्या मान लो x1 कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर जब 1 होगा j तभी आएगा, दैट इज x1 यहाँ आ जाएगा, बाकी फिर ये टर्म एक्सपैंड करेगा, बाकी डेल्टा आई जे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समेसन j फ्रॉम 1 to 3 डेल्टा आई जे प्लस एप्सिलॉन आई जे
एंड एक्स जे। अब डेल्टा आई जे क्या है? डेल्टा आई जे अगर हम लोग मैट्रिक्स, अब देखिए है क्या एक्चुअली क्या है कि ये जो टर्म है ये, इसको डैश को अनडैश, ये अनडैश है तो अनडैश को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डैश में चले जा रहे हैं। हम लोग ऐसे इसको सोचे कि जैसे हम लोग कहते थे कि आर डैश इज ए आर, ये हम लोगों ने किया था, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी। या ऐसे आपको याद होगा कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और इसके कंपोनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसको मल्टीप्लाई कर दे एक्स वाई जेड। तो देखिए ये इसी तरह का बन गया, ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया और एक्स आई डैश एक्स जे डैश, दैट इज एक्स जे को एक्स आई डैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक्स वाई जेड को इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये आ जा रहा था। तो दैट इज हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। ये क्या है? ये तो यूनिट मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। और ये क्या है? ये एक एप्सिलॉन आई जे का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 का, जिसके कंपोनेंट क्या है? एप्सिलॉन 11 एप्सिलॉन 12 एप्सिलॉन 13 321 22 23 31 33 ये। तो इसको हम लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें इस पूरे इक्वेशन को तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स डैश इक्वल टू, ये मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई है, यूनिट मैट्रिक्स प्लस एप्सिलॉन एक्स। तो ये हम लोगों का आ गया कि अगर इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन है तो हम लोग इस तरह का लिख सकते हैं कि एक्स डैश को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वहाँ पर कैसे करते थे कि एक्स डैश को कैसे ट्रांसफॉर्म करते थे? हमारा वहाँ पर मैट्रिक्स ए था जो एक्स को ट्रांसफॉर्म करता था। यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है? आई प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है? वो इनफाइनेटिसिमल जो वी कोऑर्डिनेट्स हैं उसका चेंजेस का मैट्रिक्स है। वो अभी हम लोग निकालेंगे। अपना केस जो आयलर उसका रोटेशन का किया गया था उसमें निकाल के देखेंगे कि एप्सिलॉन है क्या उसमें। तो ये इस तरह का हमारे पास, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और किस केस के लिए? इनफाइनाइटेसिमल, या इसको ऐसे कहें मैट्रिक्स ऑफ इनफाइनाइटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ठीक है, अब देखा जाए इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग दो मैट्रिक्स हैं इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन के, तो अब क्या वेक्टर एडिशन नियम को फॉलो करता है? दैट इज अगर हम लोग मान लें कि दो मैट्रिक्स है, दो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक है आई प्लस एप्सिलॉन 1 और दूसरा है आई प्लस एप्सिलॉन 2। हम लोग वहाँ यही कह रहे थे ना कि हम लोग कह रहे थे कि जो सी एक है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन डी, तो डी और सी मल्टीप्लाई करें और सी और डी मल्टीप्लाई करें तो वो नहीं हो सकता। मतलब पहले डी करें ट्रांसफॉर्मेशन फिर सी करें, और फिर इसमें कह रहे थे पहले सी करें फिर डी करें, दोनों इक्वल नहीं होगा जब फाइनाइट होगा। अब जब इनफाइनाइटेसिमल है तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले इसको कर लें, आई प्लस एप्सिलॉन 2 कर लें और फिर आई प्लस एप्सिलॉन 1 कर लें। तो देखिए मल्टीप्लाई अगर करें इस मैट्रिक्स को तो क्या आएगा? इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? आई मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आया, फिर आई एप्सिलॉन 2, फिर इससे करेंगे एप्सिलॉन 1 आई प्लस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, ये सेकेंड आर्डर हम लोग छोड़ देंगे। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दो सेकेंड आर्डर टर्म हो गए इनफाइनाइटेसिमल, तो उनको मल्टीप्लाई उनका छोड़ देंगे। तो अब ये क्या लिखा? दिस इज आई प्लस ये आई इंटू एप्सिलॉन 2, दिस इज एप्सिलॉन 2, दिस इज एप्सिलॉन 1। अभी हमने क्या किया? जैसे यहाँ किया तो पहले डी रोटेशन फिर सी रोटेशन, पहले डी ऑपरेट किए फिर सी ऑपरेट किए,
यहाँ पर ये मान लो डी है यहाँ पर, या डी डैश कह दीजिए, फिर ये सी है। अब उल्टा करिए कि आई प्लस एप्सिलॉन 2 पहले करिए, आई प्लस एप्सिलॉन 1 पहले कर लीजिए और एप्सिलॉन 2 बाद में करिए। अब देखिए क्या आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर प्लस आई एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 आई प्लस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिए। तो ये क्या आ गया, आई प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ठीक है। अब हमको पता है कि सिंस दो मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूट करता है, कम्यूटेटिव होता है, कि हमको ये पता है कि एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 1। दो मैट्रिक्स अगर जोड़ा जाए तो पहले कौन सी मैट्रिक्स लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 आया, आई प्लस यहाँ पर क्या है, आई प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 1। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर हैं। दैट इज़ पहले चाहे इसको करो तब इसको करो, या फिर इसको करो तब इसको करो, दोनों बराबर। इसका मतलब हुआ कि इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर के नियम को फॉलो कर रहा है कि दो वेक्टर को हम अगर ऐड करेंगे तो चाहे पहले b प्लस सी करें या पहले c करें तब b करें, तो c प्लस b करें या b प्लस सी करें, उसमें वही चीज़ आता है। वही यहाँ पर भी है कि हमने दो ऑपरेटर दो ये मैट्रिक्स ऑफ इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन लिए, पहले इसको ऑपरेट किए तब फिर इससे किए, फिर दोबारा उल्टा कर दिए, पहले इससे किए तब इससे किए, और दोनों बार बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर कम्यूट कर रहा है, चाहे जो ऑपरेशन पहले करे कम्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारे इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन है उसको हम लोग कैन रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर। इनफाइनाइटेसिमल रोटेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर। और एक चीज़ और इसमें प्रॉपर्टी होती है, वो आप कर लीजिएगा। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम लोग, ये हमारा क्या है, ए एक्स डैश को ए रोटेट कर रहा है, एक्स कर रहे हैं तो एक्स डैश से पहुंच रहे हैं। तो अगर ए मैट्रिक्स हमारा 1 प्लस एप्सिलॉन है तो ए इन्वर्स मैट्रिक्स जो होगा वो 1 माइनस एप्सिलॉन होगा। कैसे करेंगे कि सिंस हमको पता है कि किसी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स कितना होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स आई होता है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि ये आपका क्या आएगा, 1 प्लस एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, देखिए क्या आएगा, 1 1 1 हो गया, 1 प्लस ये एप्सिलॉन हो गया माइनस एप्सिलॉन प्लस माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये 1 आ गया। दैट इज ए और ए इन्वर्स, अगर ए ये है तो ए इन्वर्स ये होगा, तभी 1 आया, तभी यूनिटरी मैट्रिक्स आई, तभी यूनिट मैट्रिक्स आई। इसका मतलब ए इन्वर्स 1 माइनस एप्सिलॉन होगा। ठीक, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कर लेंगे कि अगर ये हम लोग कहें कि x इक्वल टू ए एक्स है तो x विल बी ए इन्वर्स x डैश होगा, वो हम लोग जहाँ यूज होगा तहाँ कर लेंगे। तो एक चीज़ आया कि हम लोग इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जबकि फाइनाइट रोटेशन में नहीं कर सकते। एक रोटेशन करेंगे दूसरा करेंगे, वो इंटरचेंज नहीं कर सकते कि पहले से जो कर लीजिए। अब इस चीज़ को हम लोग, इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि फॉर आयलर्स रोटेशन जो हम लोगों ने किया था उसके लिए चेक करके देखते हैं कि किस तरह का एप्सिलॉन बनता है और किस तरह का मैट्रिक्स हम लोग मान सकते हैं। क्योंकि अब अगर आई प्लस एप्सिलॉन बन गया तो ठीक है, हो जाएगा रोटेशन, और उसमें देखेंगे क्या आता है। क्योंकि अगर हम लोग लिखें तो हम लोग उसको नोट कर लेते हैं कि जो आयलर्स रोटेशन थे फॉर, अगर वो रोटेशन हमारा इनफाइनाइटेसिमल हो तो क्या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये चीज़ हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। तो हम लोग के आयलर्स रोटेशन में क्या क्या था वो अब हम मैट्रिक्स लिखेंगे।
आइलर्स रोटेशन में क्या था कि एंगल्स का रोटेशन ऐसा था कि B इंटू सी इंटू डी दिस इज इक्वल टू ए, ये आया था। अब D क्या था, D क्या था हम लोगों का, D था ये मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था। कब था जब हम लोग फॉर रोटेशन बाय फाई अबाउट जेड एक्सिस, बाई फाई अबाउट जेड एक्सिस, ये था काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर हम लोग जेड एक्सिस के लॉन्ग करें तो डी मैट्रिक्स हम लोग का आया था, और वो कितना आया था वो शायद याद होगा आपको, कितना आया था, क्या था यहाँ पर, कॉस फाई फिर साइन फाई माइनस साइन नीचे था, साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 1, ये आया था। फिर कौन सा रोटेशन था हम लोगों का, उसके बाद सी रोटेशन था, किधर था, किस तरफ था, रोटेशन अबाउट, अब ये एक्सिस हम लोग कहते हैं, इसके बाद हमारा x1 y1 z1 हो जाएगा, और फिर जो रोटेशन आएगा वो अबाउट x1 एक्सिस के लॉन्ग था। तो अबाउट x1 एक्सिस कितना, बाई थीटा एंगल, तो हमारा C आ गया था, कितना आया था याद होगा शायद आपका, पहला 0 0 था, 1 0 0 0, और यहाँ पर आपका आ गया था cos थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा और cos थीटा, C आया था। इसी तरह B कब आया था, अब जो एंगल आ गया एक्सिस, मान लो आपके x2 y2 z2 आ गया, तो अब क्या था, इस z2 के अबाउट साई से रोटेशन करने पर आपका C आया था, सॉरी B आया था। तो B क्या होगा, इसी तरह का होगा, B क्या था, cos साई साइन साई 0 माइनस साइन साई cos साई 0 0 0 1, और फिर इससे हम लोगों ने A निकाला था। तो A एक बड़ी मैट्रिक्स आई थी, वो हम लोग लिख लेते हैं। A कितना है, B इंटू सी इंटू डी, तो B इंटू सी इंटू डी, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों ने कहा जब फाइनाइट रोटेशन होगा तो हम लोग आर्डर को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर इनफाइनाइटेसिमल होगा तो हम लोग क्या आर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग B इंटू सी इंटू डी करें, दैट इज A इक्वल टू B इंटू सी इंटू डी, और उसके मैट्रिक्स एलिमेंट हम लिख लेते हैं। उसके मैट्रिक्स एलिमेंट हैं cos साई cos फाई, cos साई cos फाई, और माइनस cos थीटा साइन थीटा साइन साई। फिर था ये यहाँ पर cos साई साइन फाई, ये आप लोग देख लीजिएगा, cos थीटा cos फाई और साइन साई, और यहाँ पर था साइन साई साइन थीटा, साइन साई साइन थीटा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर यहाँ सारे एलिमेंट लिख लेंगे, उस दिन हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं, यहाँ पर आएगा आपका साइन फाई साइन थीटा साइन थीटा साइन फाई, यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा कॉस फाई एंड कॉस थीटा। बाकी यहाँ पर इसी तरह के टर्म आएंगे जैसे यहाँ पर आए हुए उसी तरह के आएंगे। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, अगर हमारा जो रोटेशन है वो इनफाइनाइटेसिमल है। अगर आपको ये लिखना है तो हम लिख देते, चलिए ये भी लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं, फिर बाद में करते हैं। माइनस साइन साई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई
और cos साई, यहाँ के एलिमेंट आएंगे माइनस साइन साई, साइन फाई प्लस cos थीटा, cos फाई, cos साई, और यहाँ पर है cos साई साइन थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा साइन फाई। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग अगर मान लें फॉर इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन, दैट इज cos डी थीटा अगर होगा, जितने भी हैं हमारे उनको स्मॉल कर दीजिए, थीटा फाई साई को। तो cos पहला हमारा cos फाई था, तो cos डी साई फाई कितना होगा, cos डी थीटा कितना होगा, cos डी साई कितना होगा। अगर थीटा स्मॉल है तो दिस इज 1, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1, दिस इज 1। अगर स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह साइन के लिए लिख लीजिए। साइन में क्या लिख सकते हैं, साइन डी फाई कितना होगा, साइन डी फाई कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली डी फाई होगा। ये कितना होगा, कॉस डी थीटा कितना होगा, सॉरी साइन डी थीटा कितना होगा, इस इज अप्रॉक्सीमेटली डी थीटा होगा। और साइन डी साई कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली डी साई होगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो अब ये कास साई, अब यहाँ डी हो जाएगा, कास डी साई कास डी फाई, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 × 1, तो यहाँ पर तो 1 आ गया, इधर ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कास थीटा सॉरी साइन, ये तो 1 है, ये 1 हो गया, ये साइन डी थीटा होगा, यहाँ पर साइन डी साई होगा। तो अब ये क्या होगा, डी थीटा एंड डी साई, ये हो जाएगा डी थीटा इंटू डी साई। अब ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया, तो सेकेंड ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन नेग्लिजिबल है, तो ये टर्म ख़त्म हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तो आएगा आपका कुछ, ये आएगा डी साई, ये तो 1 हो गया, तो डी फाई आएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, डी साई आएगा, तो ये आएगा डी फाई प्लस डी साई, यहाँ पर आएगा डी फाई प्लस डी साई। यहाँ पर साइन थीटा साइन साई है, तो इसका सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। तो ये अगर इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन है तो इस तरह के टर्म बचेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस डी साई होगा, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर माइनस डी फाई हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस डी फाई प्लस डी साई। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये तो नेग्लिजिबल हो गया और ये 1 हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया 1 आ गया। यहाँ पर डी थीटा आएगा केवल, ये डी थीटा हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस डी थीटा आएगा, तो हम लोग इस तरह इसको कर लेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये माइनस डी थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स आएगी जब ट्रांसफर रोटेशन हमारे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होंगे, इस तरह की मैट्रिक्स आएगी। और इसी मैट्रिक्स को हम लोग कह रहे थे कि ये हमारा I प्लस एप्साइलन है, यही मैट्रिक्स हमारा I प्लस एप्साइलन है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है फॉर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल रोटेशन के लिए। दैट इज जो हमारा A था, यहाँ पर ये अब I प्लस एप्साइलन हो गया। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग रोटेशन वेक्टर को बड़ी आराम से लिख सकते हैं कि डी ओमेगा अगर रोटेशन वेक्टर है तो दिस इज इक्वल टू आई डी थीटा, और उसके बाद के एलांग हमारे 2 रोटेशन थे, डी फाई एंड डी साई, क्योंकि अब हमारा एडिशन के लॉ को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग उसमें लिख लिया गया है वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि जेड एक्सिस के लांग 2 रोटेशन थे और एक्स एक्सिस के लांग 1 रोटेशन था, वो हम लोगों ने लिख लिया। बस इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन होना चाहिए। अब ये एक वेक्टर डी ओमेगा आ गया, तो अब स्टडी करना आसान हो गया।
क्योंकि अब वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो अब जो भी स्टडी करना है इस वेक्टर का स्टडी करना है, ठीक है। और ये जो हमारा आई प्लस ओमेगा एप्सिलॉन आया, ये क्या है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। और अगर इससे देखें कि हमारा एप्सिलॉन किस तरह का है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो डी ओमेगा है एक डी ओमेगा 2 हो, मल्टीप्लाई करके देखेंगे वो एडिशन के लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर आप छोड़ देंगे तो अपने आप आ जाएगा। दैट इज़ डी ओमेगा 1 इंटू डी ओमेगा 2 करिए आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग करें इसको कि हमारा एप्सिलॉन कितना है। तो अगर यहाँ से देखें तो आई प्लस एप्सिलॉन इज दिस, ठीक है। तो एप्सिलॉन कितना होगा, एप्सिलॉन विल बी दिस माइनस आई। ये यहाँ से आई जो है ये यहाँ पर घट जाएगा। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो जब घटाएंगे तो ये 1 1 1 ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। जब आई माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन की क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम देखें तो इस एप्सिलॉन की प्रॉपर्टी है कि ये वैल्यू इसके बराबर है लेकिन निगेटिव। दैट इज़ अगर हम लोग देखें कि एप्सिलॉन 1 2 इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 2 1, इसी तरह इस वैल्यू को देखिए एप्सिलॉन 2 3 इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 3 2, दैट इज एप्सिलॉन आई जे इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन जे आई। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और इसके जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं वो 0 हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एप्सिलॉन जो हमारा है वो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हम लोगों ने एप्सिलॉन निकाल लिया। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन। और इससे ये पता लगा कि हम लोग इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर। अब सिंस फॉर इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन हम लोग किसी भी रोटेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। अब ये एक चीज़ अलग है कि ये जो रेट ऑफ चेंज निकालेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप किस फ्रेम से रेट को देख रहे हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर हम लोग मान लें कि हम लोग कोई वेक्टर जी मान लें। अब जी कुछ हो सकता है, पोजीशन वेक्टर हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, जो भी हो, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर, मतलब कोई भी हो सकता है। तो इस वेक्टर को हम देखना चाह रहे हैं कि इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे निकालेंगे। तो एक बात तो है कि अगर हम लोग, ये इस पर डिपेंड करेगा कि किस फ्रेम से देख रहे हैं। अगर मान लो रोटेशनल फ्रेम में ही ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो उसके लिए तो वो वेक्टर कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि रोटेट कर रहा है, उसके साथ ऑब्जर्वर भी रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो ऑब्जर्वर हमारा बॉडी ये स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में है तो उसके लिए तो ये लगातार चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। तो इसके लिए हम लोग मानेंगे कि यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। बस ये रेट ऑफ चेंज डिपेंड करेगा किस सेट ऑफ एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो मान लेते हैं कि कोई वेक्टर जी है जनरल, और इसको हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, बॉडी सेट ऑफ एक्सिस में और स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में। मान लीजिए इसको वेक्टर को जी को लिख दिया गया, जी एक्स आई प्लस जी वाई जे प्लस जी जेड के। ये हम लोग मान लिए कि स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में ये इसके कोऑर्डिनेट है। और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें भी जी को हम लोगों ने लिखा, वो मान लीजिए आपका जी एक्स डैश आई डैश प्लस जी वाई डैश जे डैश प्लस जी जेड डैश के डैश। ये हम लोग का है, ये है स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में और ये है बॉडी सेट ऑफ एक्सिस में।
तो ये जी वेक्टर को हम लोग दोनों से देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए रेट ऑफ चेंज निकालना चाहे, दोनों सेट्स में देखना चाहे क्या आएगा, तो मान लीजिए हम लोग स्पेस सेट ऑफ एक्सिस से डी जी बाई डी टी निकालते हैं, डी जी बाई डी टी, तो क्या आएगा, तो इसमें दो टर्म अगर हम लोग मान ले तो डी जी एक्स बाई डी टी प्लस सेकेंड टर्म आई कैप प्लस आई कैप का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दैट इज जी एक्स डी आई कैप बाई डी टी। इसी तरह सब टर्म का कर लेंगे हम लोग, डी जी वाई बाई डी टी और जे कैप प्लस जे कैप का कर लेंगे, जी एक्स जी वाई डी जे कैप अपॉन डी टी, प्लस इसी तरह हम लोगों का तीसरा टर्म आ जाएगा, वो क्या आएगा, डी जेड बाई डी टी के कैप प्लस डी जेड और डी के कैप बाई डी टी। ये हम लोगों ने डी जी बाई डी टी निकाल लिया, किसके लिए, स्पेस सेट ऑफ एक्सिस के लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग कहें स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में क्या है, उसके एक्सिस तो फिक्स है, स्पेस सेट ऑफ एक्सिस तो फिक्स है, तो ये जो ऑब्जर्वर स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में है उसके लिए तो ये सब फिक्स है, ये नहीं रोटेट कर रहे हैं। हम लोग देखना चाह रहे हैं मोशन को, अगर बॉडी सेट ऑफ एक्सिस में हमारा पार्टिकल है तो जो ऑब्जर्वर स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में है उसके लिए उसका मोशन कैसा दिखेगा, ये देखना चाह रहे हैं। तो कोई पॉइंट है जिसके का वेक्टर है, जिसके जी वेक्टर है, तो यहाँ के रिस्पेक्ट में लिख लिए, यहाँ के रिस्पेक्ट में लिख लिए, तो जी तो वहीं पर है, तो जी की जो वैल्यू आएगी वो ये आ गई। अच्छा, दूसरा एक काम और हम लोग करते हैं कि दोनों के ओरिजिन तो मैच करा देते हैं, तो जब दोनों के ओरिजिन मैच कर गए तो जी के जो वैल्यू होगी एक के रिस्पेक्ट में, जो दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम आएगी, तो वो चीज़ ये आ गया। अब डी जी बाई डी टी निकाले, ये हम लोग स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में किए, सिंस स्पेस सेट ऑफ एक्सिस फिक्स है तो ये तो जीरो हो गया डी आई बाई डी टी, इसी तरह डी जे बाई डी टी ये भी जीरो हो गया, इस तरह डी के बाई डी टी ये भी जीरो हो गया, तो ये टर्म जीरो हो गए। तो स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में अगर हम लोग कहें तो हमारा डी जी बाई डी टी कितना आएगा, डी जी बाई डी टी आएगा, डी जी बाई डी टी आएगा कितना आएगा, डी जी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी जी वाई बाई डी टी जे प्लस डी जी वाई बाई डी टी के। ये चेंज हम लोग मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 कह दिए, और ये कहाँ पर है, ये स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम लोग बॉडी सेट ऑफ एक्सिस में देखना चाहें डी जी बाई डी टी क्या होगा, तो अब क्या है, रोटेशन हमारा जो ऑब्जर्वर वो स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में, ये चीज़ हम लोग मान के चलेंगे। तो अब वहाँ से अगर निकाला जाए डी जी बाई डी टी इस वाले इक्वेशन से, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, अब देखिए इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा आई डैश, ये डैश आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डी एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी। इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई डैश जे डैश, और इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं जी वाई डैश डी जे डैश बाई डी टी। और तीसरा हम लोग लिख सकते हैं, उसको भी लिख लीजिए, ये क्या आएगा, प्लस डी जी जेड डैश बाई डी टी, यहाँ आएगा के डैश प्लस जी जेड डैश डी के डैश बाई डी टी। अब देखिए ये इक्वेशन मान लीजिए 2, अब इसको हम लोग अगर और कंपेयर, इसको और वो कर लें तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, हम लोग इसका रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, तो ये टर्म और ये टर्म इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी को एक साथ कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी जी बाई डी टी एक्स डैश आई डैश
प्लस डी जी वाई डैश बाई डी टी जे डैश प्लस डी जी जेड डैश बाई डी टी के डैश। ये 3 टर्म निकाल लिए हमने। और फिर बाकी 3 टर्म को अलग लिख दीजिए। प्लस क्या है, जी एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी प्लस जी वाई डैश डी जे डैश बाई डी टी। और तीसरा टर्म आएगा आपका, इसमें एक टर्म और आएगा, जी जेड डैश डी के डैश बाई डी टी। ये आ गया, किसकी वैल्यू है, डी जी बाई डी टी की। ये से इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो अब देखा जाए अगर इसको इक्वेशन 1 और 2 को, तो दोनों डी जी बाई डी टी वेक्टर जी, दोनों डी जी बाई डी टी है, तो दोनों सेम आएगा, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो दोनों वैल्यू अगर सेम होनी चाहिए, दैट इज ये जो आना चाहिए, ये क्वांटिटी इसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड बराबर कर दिया जाए। तो डी जी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी जी वाई बाई डी टी जे प्लस डी जी जेड बाई डी टी के, ये इसके बराबर हो गया। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, दिस इज डी जी बाई डी टी इन किसमें, आई जे के। देखिए कहाँ है आई जे के, ये बॉडी सेट ऑफ एक्सिस में। डी जी बाई डी टी किस में है, बॉडी सेट ऑफ एक्सिस में। ये तो बॉडी सेट ऑफ एक्सिस में है, सॉरी स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में। और इसी तरह इसमें देखा जाए तो ये क्या है, ये भी डी जी बाई डी टी है, कहाँ पर, बॉडी सेट ऑफ एक्सिस में। तो फिर ये टर्म जो आया है, ये कहाँ से आया है, ये क्या है, दिस इज रोटेशन इफेक्ट। ये रोटेशन का इफेक्ट है, ये रोटेशन के कारण ये टर्म आ गया, अदरवाइज नहीं आता, क्योंकि डी आई बाई डी टी जो आया हुआ है, ये हमारा रोटेशन के कारण ये टर्म आ गया है। तो ये स्पेस सेट में हो गया, ये बॉडी सेट में हो गया, और ये रोटेशन इफेक्ट। अब रोटेशन इफेक्ट को देखें और क्या हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। रोटेशन सेट को, जो रोटेशन का जो इफेक्ट है, उसको हम लोग और आसानी से क्या लिख सकते हैं वो देखा जाए। तो अगर हम लोग मान ले, अब हमको क्या निकालना है, और ये जो टर्म है डी आई डैश बाई डी टी, डी जे डैश बाई डी टी, डी के डैश बाई डी टी, इनको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे सोचें कि अगर हम लोग देखें, ये तो हमारा हो गया, ये हो गया डी जी बाई डी टी, कहाँ पर, स्पेस सेट में एस लिख दिया गया, डी जी बाई डी टी स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में। और ये इक्वल टू होगा डी जी बाई डी टी इन बॉडी सेट, उसको हम लोग आर से इसलिए लिख रहे हैं कि वो रोटेशनल है। कहीं कहीं पर आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल करके भी मिलेगा, यहाँ पर इनर्शियल हो सकता लिखा हो, यहाँ नॉन इनर्शियल लिखा हो, लेकिन ये हम लोग आर ले रहे हैं रोटेशनल के लिए बस। और उसके बाद बाकी जो आएगा वो आपका वही टर्म आएगा, जी एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी, जी वाई डैश डी जे डैश बाई डी टी प्लस जी जेड डैश डी के डैश बाई डी टी, ये आ जाएगा। ये दोनों के बीच रिलेशन आ गया है। अब इसमें हम लोग अगर सोचें तो ये स्पेस सेट है, ये रोटेटिंग बॉडी सेट है, बॉडी सेट एक्सिस, और ये हमारा रोटेशन का इफेक्ट है जो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से नहीं देख पाएंगे हम लोग, उस एक्सिस से देखेंगे जो दूसरा स्पेस सेट ऑफ एक्सिस जो इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में अगले लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब ये देखा जाए कि हम लोग अगर ये हमको निकालना है डी आई डैश बाई डी टी, डी वाई जे डैश बाई डी टी, इनको अगर निकालना है तो इनको हम लोग मान लेंगे एज ए पोजीशन वेक्टर, एज ए पोजीशन वेक्टर मान के, और तब इसको हम डिस्कस करें। ये यूनिट वेक्टर का डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन एज ए पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग माने तो हम लोग को पता है
कि सिंस v इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा क्रॉस r। ये ओमेगा क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, किस एंगल से चेंज हो रही है, क्योंकि अब हम तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिए उसको, इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन को, तो ये वेक्टर फॉर्म लिख के देखिए एंगुलर वेलोसिटी हो गया v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, और v क्या होता है, dr बाई dt, दिस इज ओमेगा क्रॉस r। तो अगर हम लोग आई जे के को भी ले लें कि ये यूनिट वेक्टर जो हमारे हैं ये पोजीशन वेक्टर की तरह अगर इसको ट्रीट करें, तो हम लोग देखेंगे कि डी आई डैश बाई डी टी दिस इज इक्वल टू इसी तरह का हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आई डैश। ओमेगा जैसे यहाँ पर डी आर बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर था, तो वैसे ये हो जाएगा। ऐसे डी जे बाई डी टी क्या हो जाएगा, दिस इज ओमेगा क्रॉस जे कैप। इसी तरह डी टी डैश सॉरी डी के डैश बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस के, ये हो जाएगा। अब इसको वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका क्या आ गया, इधर तो ठीक ही है, इधर वाला टर्म केवल लिखना है डी। अब इसको पहले हम लोग उसको निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, ठीक। तो रखिए वैल्यू जी एक्स डैश और इसकी वैल्यू हम लोग रख दिए ओमेगा क्रॉस आई डैश प्लस जी वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे डैश प्लस जी जेड डैश ओमेगा क्रॉस के डैश। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में क्या करना होगा कि ओमेगा को हम लोग लेंगे ओमेगा एक्स आई आई डैश प्लस ओमेगा वाई जे डैश प्लस ओमेगा के, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड के डैश, ये ले लेंगे। और फिर आई से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जब आई से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। फिर जे क्रॉस आई आएगा, तो जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, और के क्रॉस आई आएगा तो जे हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू हम कर देंगे, ऐसे से करके मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्रॉस आई डैश, इस पूरे को आई डैश से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। तो आई क्रॉस आई जब आएगा तब तो जीरो हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा वाई और फिर आई जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा। दैट इज इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये आएगा जी एक्स डैश और उसके बाद आएगा इसका जब होगा तो माइनस ओमेगा वाई एंड जे सॉरी ओमेगा वाई के। और फिर जब इसके साथ क्रॉस करेंगे तो के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा, तो ओमेगा जेड और ओमेगा जेड जे। तो अब ये जो मल्टीप्लाई करके बनेगा जी एक्स ओमेगा वाई माइनस का जी एक्स ओमेगा जेड, ऐसे सबको इकट्ठा कर लेंगे, सब में आएंगे। इसमें जी वाई डैश आएगा, फिर ओमेगा के फैक्टर आएंगे, जी जेड आएगा, ओमेगा के फैक्टर आएंगे, और फिर आई जे के को इकट्ठा कर दीजिए, आई के साथ एक साथ, जे का एक साथ, के का एक साथ। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा आ जाएगा कितना आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस जी। ये जो आएंगे एक्सपैंड करने के बाद वो टर्म आएंगे ओमेगा क्रॉस जी के। किसके आएंगे, तो हमारा ये हो जाएगा, ये सारा जो आएगा लास्ट टर्म ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा क्रॉस जे जी। समझ गए ना क्या करना है आपको? सबको एक्सपैंड केवल करना है। एक्सपैंड करेंगे फिर आई जे के को इकट्ठा करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके कंपोनेंट आ जाएंगे, ओमेगा क्रॉस जी के कंपोनेंट आ जाएंगे, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट, तो वो ओमेगा क्रॉस जी हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये स्पेस सेट ऑफ एक्सिस, ये रोटेटिंग बॉडी सेट ऑफ एक्सिस कैसे लिंक है, ये ओमेगा क्रॉस जी के थ्रू लिंक है। तो ये हमने जी वेक्टर लिया था जो कि आर्बिट्रेरी था,
तो इसका मतलब हुआ कि हम इस जगह कोई भी वेक्टर ले सकते हैं। जी की जगह आप आर रख दीजिए दोनों, तो आर पे आ जाएगा। आप और कुछ रखिए, वेलोसिटी रखिए, वेलोसिटी के लिए रिलेशन आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम रखिए, एंगुलर मोमेंटम, जो भी रखेंगे आप उसके लिए रिलेशन आ जाएगा कि बॉडी सेट और स्पेस सेट और बॉडी सेट के बीच क्या रिलेशन होगा। दैट इज़ ये जो टर्म है, यहाँ पर देखो जी है, यहाँ पर जी है और यहाँ पर जी है, तो दैट इज़ हम लोग इसको कहते हैं कि एक ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज़ हम लोग ये कहेंगे कि डी बाई डी टी किसी वेक्टर का करें, अगर स्पेस वेक्टर में स्पेस सेट ऑफ उसमें करें, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी इन रोटेटिंग सेट ऑफ एक्सिस प्लस ओमेगा क्रॉस। जो वेक्टर लिखना हो तीनों में वही वेक्टर लिख दीजिए, तो ये आपका टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर अगर निकालना है किसी वेक्टर ए का, तो यहाँ पर सब में ए लिख दो। तो स्पेस सेट ऑफ एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये दोनों आ जाएंगे कि स्पेस सेट ऑफ एक्सिस से अगर हम देखें तो हमको कितना दिखेगा। तो ये आराम से अब हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आर रख देंगे तो आर के लिए आ जाएगा। तो जो क्वांटिटी रखेंगे वो सारे की एक साथ रख देंगे और फिर हम लोग एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चेंज कर सकते। तो इसको कहते हैं ये हम लोग का हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक ऑपरेटर बन जाता है जब दो फ्रेम से करते हैं, तो डी बाई डी टी और ये इक्वल टू दिस। कहीं कहीं ये हो सकता है कि यहाँ पर इनर्शियल लिखा हो, यहाँ नॉन इनर्शियल लिखा हो, वो भी वही चीज़ है, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब एक चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो उसमें कुछ स्यूडो फोर्स लगते हैं। स्यूडो फोर्स क्या होते हैं? जो इनर्शियल फ्रेम होते हैं उसमें तो अगर हम F इक्वल टू एम ए अप्लाई करें तो होल्ड हो जाता है, कर जाता है, जितना फोर्स लगाए उसके इक्वल टू F इक्वल टू एम ए होता है। लेकिन कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे होते हैं कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनी तरफ से कुछ फोर्स लगा देते हैं। जो फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाए उसको हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो हम लोगों ने एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा था कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ फोर्स लगा देता है। फिर उसके बाद रोटेटिंग फ्रेम में होते हैं तो रोटेटिंग फ्रेम में कौन कौन से स्यूडो फोर्स होते हैं वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब अगला जो टॉपिक हम लोग चूज करेंगे वो है कोरियोलिस फोर्स। एक्चुअली होना ऐसे भी लिख सकते हो कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसमें कौन कौन से फोर्सेस होंगे, लेकिन हमारे जो सिलेबस में डिफाइन है वो है कोरियोलिस फोर्स। तो बस इसके बारे में आज हम इतना करेंगे और अगले टर्न पर फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और इनर्शिया टेंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज ये कोरियोलिस फोर्स कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक स्पेस सेट ऑफ एक्सिस है, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, ये स्पेस सेट ऑफ एक्सिस है जिसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। दूसरा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ एक्सिस है, ये हमारे मान लो उसके ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये जेड डैश है। या हम लोग कहते हैं एक बॉडी सेट ऑफ एक्सिस, एक बॉडी बना लें और उसके ये हम लोग ऐसे कर दें कि मान लो ये बॉडी है और ये रोटेटिंग बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इसके एक्सिस ये है। ठीक है, ये मान लीजिए इसका एक्स डैश एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस है और जे डैश एक्सिस। हमारा स्पेस सेट ऑफ एक्सिस ये है एक्स वाई जेड। फिर क्या करते हैं, फिर करते क्या है कि इसका ओरिजिन इससे मैच करा देते हैं और ओरिजिन मैच कर देंगे, इसके पैरेलल हम लोग वेक्टर खींच देंगे जो भी बनेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जो है एक दूसरे के ऊपर आ गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमको जो स्टडी करना है वो हम लोग कर लेंगे। तो मान लीजिए हम सबसे पहले हम लोग का टाइम डेरिवेटिव का जो इक्वेशन आया, टाइम डेरिवेटिव या टाइम का ऑपरेटर जो आया टाइम डेरिवेटिव का, वो क्या आया हम लोग का कि डी बाई डी टी इन स्पेस सेट ऑफ एक्सिस दिस इज इक्वल टू
डी बाई डी टी इन बॉडी सेट ऑफ एक्सिस प्लस, इसको हम लोग आर से नोट किए हैं, प्लस ओमेगा क्रॉस, यहाँ पर हम लोग वेक्टर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान ले रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर दोनों से समान होगा, मतलब दोनों सेट ऑफ एक्सिस से जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा आर एस या आर बॉडी सेट ऑफ एक्सिस आर आर कह दें, ये दोनों में बराबर होगा, क्योंकि हमारा ओरिजिन मैच कर रहा है। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकालेंगे, चाहे जिस एक्सिस से निकालें उतना ही आएगा, पॉइंट तो वहीं पर है, ओरिजिन भी मैच कर रहा है तो वही डिस्टेंस सेम आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर आर रख दें इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग आर रख दें तो क्या इक्वेशन बनेगा, देखिए डी आर बाई डी टी, कहाँ से, स्पेस सेट ऑफ एक्सिस, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी इन बॉडी सेट ऑफ एक्सिस प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये हो गया, क्योंकि आर तो सेम है सब में। अब इसमें यहाँ पर लिखना नहीं पड़ा हमको कि एस है कि आर है, क्योंकि दोनों में समान है। समान ना होता तो लिखना पड़ता। अब देखिए इसको अगर हम लोग सोचें तो दिस इज डी आर डी टी इन स्पेस सेट ऑफ एक्सिस, दैट इज दिस इज वी एस वेलोसिटी इन स्पेस सेट ऑफ एक्सिस, और ये क्या है, दिस इज वी आर इन रोटेटिंग सेट ऑफ एक्सिस या बॉडी सेट ऑफ एक्सिस, और प्लस ओमेगा क्लास आर। तो ये रिलेशन आ गया वेलोसिटी के बीच में, ठीक है, कि अगर हम लोग रोटेटिंग सेट ऑफ एक्सिस में उसकी वेलोसिटी वी आर है और स्पेस सेट में वी एस है, तो कैसे लिंक है एक दूसरे के, वी एस कितना होगा, वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर के बराबर होगा, या वी आर इक्वल टू वी एस माइनस ओमेगा क्रॉस आर के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब तो हम लोग ये उस पर कर दिए, आर तो सेम था दोनों से। अब देखिए वी एस दोनों से सेम नहीं, वी एस इक्वल टू वी आर प्लस दिस टर्म, वी आर वेक्टर दोनों से सेम नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या, क्योंकि वही चीज़ जो हम लोग कह रहे थे आई को डिफ्रेंशिएट किया गया था, इस कारण से वो आ गया। आर तो सेम था, लेकिन वी आई वेक्टर को अगर दोनों फ्रेम से देखे जाए और लिंक किया जाए तो दोनों सेम नहीं है वी वेक्टर, ठीक है। तो आर तो सेम था क्योंकि ओरिजिन सेम था। तो अब ये तो आ गया वी का। अब मान लीजिए हमारा जो ऑपरेटर था डी बाई डी टी स्पेस सेट ऑफ एक्सिस इक्वल टू डी बाई डी टी बॉडी सेट ऑफ एक्सिस प्लस ओमेगा क्रॉस दिस, यहाँ पर हम लोग वी एस रख दें, वी एस पर ऑपरेट कर दें, ये हम लोगों ने वी एस पर ऑपरेट कर दिया, ठीक है। तो अब वी एस पर ऑपरेट कर दिया तो ठीक है। तो देखिए पहला टर्म क्या बन गया, ये तो आपका बन गया एक्सेलरेशन इन स्पेस सेट ऑफ एक्सिस, क्योंकि डी वी एस बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम में था, तो ये तो एक्सेलरेशन बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर वी एस है और फ्रेम हमारा आर है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इससे रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वाट, डी बाई डी टी ऑफ किसका, वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, और कहाँ पर, रोटेटिंग फ्रेम में, प्लस इसको भी कर दीजिए ओमेगा क्रॉस, यहाँ वेक्टर लगाना भूल गए, ओमेगा क्रॉस वी एस इज वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना। अब इसको एक्सपैंड करिए, देखिए इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो पहला टर्म आएगा डी वी आर बाई डी टी इन आर सेट ऑफ एक्सिस प्लस। अब यहाँ देखो दो टर्म है, डी ओमेगा बाई, मतलब ये ओमेगा क्रॉस आर है, तो दो टर्म हो गया। तो पहला हो गया डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, प्लस दूसरा टर्म क्या आएगा, ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस वी आर
ये आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कि एक्सेलरेशन किस तरह एक दूसरे से लिंक है, तो वो ये रिलेशन है, एक्सेलरेशन ए एस इक्वल टू, तो ये क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए आर, जो रोटेट हम लोग एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम से, वो इतना है। अब अगर हमारी बॉडी मान लो यूनिफॉर्म रोटेट कर रही है तो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो होगा। अगर यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है तो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो होगा, अगर हमारा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है तो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो होगा। ठीक है, नहीं होगा तो वो टर्म बचा रहेगा। तो अगर हम लोग अर्थ के लिए अगर स्टडी कर रहे हैं कि अर्थ पे कोरियोलिस फोर्स लगता है, तो अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी जीरो मतलब कांस्टेंट होगी, तो ये जीरो हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ, ओमेगा क्रॉस, ये क्या है, डी आर बाई डी टी एट आर, तो ये वी आर है। आर तो दोनों फ्रेम से सेम होता है, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा क्रॉस वी आर, और ओमेगा क्रॉस वी आर और है एक बार, तो ये 2 टाइम्स हो गया, प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये आ गया। एक्सेलरेशन किस तरह दिखेगा, वो इस तरह दिखेगा। मतलब ये रोटेटिंग फिर जैसे हम लोगों ने कहा कि आर हमारा दोनों से सेम आएगा, आर एस इक्वल टू आर आर। वी एस कैसे दिखा, वी एस इक्वल टू वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये आया था। अब देखो ए एस कैसा दिख रहा है, ए एस एक्सेलरेशन वो इस तरह दिख रहा है। मतलब ये तो जैसे हम लोग कहें कि ये वेलोसिटी स्पेस सेट ऑफ एक्सिस में, ये रोटेटिंग में, और ये एक्स्ट्रा टर्म और जुड़ गया है। जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा टर्म और जुड़ गया है। उसी तरह जब यहाँ से देख रहे हैं एक्सेलरेशन इसका, तो इतना तो आ रहा है, इसके साथ ये टर्म भी आ रहा है और ये टर्म भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर ये तो ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। हम लोग कोरियोलिस के बारे में पढ़ रहे थे, कोरियोलिस फोर्स। तो एक्सेलरेशन से फोर्स क्या करते हैं, अगर पार्टिकल का मास m हो तो m से मल्टीप्लाई कर दे, पूरे को पार्टिकल का मास से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, ये तो हो गया फोर्स अप्लाइड, या जो फोर्स हम लोग इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हैं वो F है। उसको हम लोग F मान लो S लिख दे, चाहे F लिख दीजिए। इनर्शियल फ्रेम में जो एक्चुअल फोर्स अप्लाई करते हैं वही फोर्स वहाँ से हमको दिखता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लो F लिख दिए, दिस इज इक्वल टू, अब ये इसको मान लो F R लिख दे, और ये प्लस कितना होगा ये आएगा 2 टाइम्स m ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस 2 टाइम्स m ओमेगा क्रॉस आर। दैट इज जो रोटेटिंग फ्रेम का इफेक्टिव, इसको मान लो एफ आर ही रहने दो, तो इफेक्टिव फोर्स जो रोटेटिंग फ्रेम से दिखेगा वो कितना दिखेगा, ये रोटेटिंग फ्रेम से जो इफेक्टिव फोर्स दिखेगा, एक्चुअल तो दिखना चाहिए था जितना फोर्स अप्लाई किया गया, लेकिन ये 2 टर्म जो आ गए हैं ये ड्यू टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गए हैं। अगर रोटेटिंग फ्रेम ना आता, इनर्शियल फ्रेम ही होता, तो जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही दिखेगा, उस फ्रेम में भी उतना ही आएगा एफ। लेकिन ये 2 टर्म आ गए ड्यू टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज दीज आर स्यूडो फोर्स। तो एफ इफेक्टिव जो दिखेगा रोटेटिंग फ्रेम से वो कितना होगा, एफ माइनस दिस टर्म और माइनस 2 टाइम्स m ओमेगा, ये 2 टाइम्स नहीं है, ये माइनस m ओमेगा क्रॉस r। ये 3 टर्म आएंगे जो कि एक्चुअल फोर्स है। ये फोर्स का जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, और ये हमारा जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर देखा जाए तो ये m ओमेगा स्क्वायर आर वही चीज़ है, m ओमेगा स्क्वायर आर टाइप का है। तो और एक टर्म ये आया
तो अगर रोटेटिंग फ्रेम है, देखिए एक विशिष्ट है, रोटेटिंग फ्रेम है तो उसमें ये स्यूडो फोर्स तो लगेगा क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन अगर रोटेटिंग फ्रेम है और उसमें बॉडी रेस्ट पर है, रोटेटिंग फ्रेम है, बॉडी रेस्ट पर है, तो ये टर्म नहीं आएगा क्योंकि वी आर नहीं है उसके पास, ये 0 हो गया तो केवल 1 आएगा। तो रोटेटिंग फ्रेम पर अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उस पर एक ही स्यूडो फोर्स लगता है और वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अगर रोटेटिंग फ्रेम है और बॉडी मूव कर रही है तो ये तो लगेगा ही, ये भी आ जाएगा, कोरियोलिस फोर्स भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, जैसे ऐसे सोचे कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, हम यहाँ पर स्थिर ऐसे खड़े हुए हैं, तो हमारे पर अभी जो लग रहा है वो केवल एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बस एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अगर हम ऐसे चलना शुरू कर दें, मूव करना शुरू कर दें, तो अब हमारे पास कोरियोलिस फोर्स भी लग रहा है। तो अब 2 स्यूडो फोर्स लग रहे हैं। तो कोरियोलिस फोर्स कौन सा है? ये वाला टर्म। और इसका इफेक्ट जनरली हम लोग पढ़ते हैं, आप करिएगा, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं इसका इफेक्ट होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंक दें तो वो अपने उसे वर्टिकल नहीं आता है, वो अपने राइट साइड में गिरता है। और साउथ हेमिस्फीयर में है, उसमें अगर कोई बॉल हम लोग ऊपर फेंकें, कोई बॉडी मूव करे तो वो वर्टिकल ना करके लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर जाएगी। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग उस पे करें, इक्वेटर पे करें, तो वहाँ पर उसका इफेक्ट नहीं आएगा, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है कि साउथ हेमिस्फीयर में है, और उसके हिसाब से मैथमेटिकली इसको किया जा सकता है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमको लगता है कि अभी 2 लेक्चर और लगेगा। एक लेक्चर में तो हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंसर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। तो आज ही इतना ही करते हैं। थैंक यू।